अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक हार्ट है। हार्ट में हमारे पास ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, इनके दरमियान ट्राइकस्पिड वाल्व है। और ये हमारे पास दूसरी साइड पे राइट जोन सा है, वो हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम है और लेफ़्ट वेंट्रिकल है। लेफ़्ट वेंट्रिकल की वाल आपको थिक नज़र आ रही होगी और इनके दरमियान जो है माइट्रल वाल्व है, ठीक है। और यहाँ से जब ब्लड पंप होता है तो एयोटा में जाना है। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास है जी एरोटिक वाल्व। और यहाँ से पल्मोनरी वेन में ब्लड जाना है जब हमने ब्लड को पंप करना है। ये देखें, ये ना वो स्कैन है। ये आपके पास स्टर्नम और ये जो से रिब्स हैं वो वाले स्ट्रक्चर हैं। अगर आप हार्ट को ऊपर से देखें तो हमारे पास ये राइट वेंट्रिकल है, ये सबसे इंटीरियर है, आप जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा जब हमारे पास स्टैबिंग इंजरी होती है तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इंजर्ड होता है। और मोस्ट पोस्टीरियरली आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट एट्रियम, ठीक है। और लेफ़्ट एट्रियम के पीछे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास ईसोफेगस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कभी कभी ऐसे होता है कि जब लेफ़्ट एट्रियम की बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास लेरिंजियल नर्व को ये कंप्रेस करता है। और उसके साथ साथ हमारे पास ये ओ इसोफेगस को भी कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से डिस्फेजिया होता है। और लेफ़्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को भी कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है। इसको हम कहते हैं ओटनर सिंड्रोम ने। उसके बाद जी लेफ़्ट वेंट्रिकल जो सा लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है ये 2/3 बनाता है इन्फीरियर सरफेस का, और राइट वेंट्रिकल 1/3। राइट 1/3 और लेफ़्ट जो सा होता है 2/3 बनाता है हमारे पास इन्फीरियर सरफेस का। पेरिकार्डियम पे आपको नज़र आ रहा होगा सबसे अंदर की तरफ एंडोकार्डियम, फिर मायोकार्डियम जिसमें मसल होते हैं, फिर एपिकार्डियम जिसको हम विज़रल पेरिकार्डियम भी कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास वेसल्स आपको नज़र आ रही होंगी। विज़रल पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम और पराइटल एपिकार्डियम के दरमियान आपको एक स्पेस नज़र आ रही होगी जिसको हम पराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। और उसके बाहर होती है हमारे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम। जो हमारे पास पेरिकार्डियम होती है, पेरिकार्डियम पराइटल पेरिकार्डियम, इसको फ्रेनिक नर्व जो सी होती है वो सप्लाई कर रही होती है। और जब हमारे पास पेरिकार्डाइटिस होता है तो वो पेन जो सी माँ होती है हमारे पास नेक में जाती है, आर्म्स में जाती है और शोल्डर्स में जाती है। नेक, आर्म्स, शोल्डर, और ज़्यादातर ये लेफ़्ट में जाती है। उसके बाद हार्ट की ब्लड सप्लाई देख लेते हैं जी। हार्ट की ब्लड सप्लाई ऐसे होती है कि आपके पास सबसे पहले लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी जैसे कि लिखा हुआ है वो डिवाइड हुई हमारे पास लेफ़्ट असेंडिंग आर्टरी में और लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में। लेफ़्ट असेंडिंग आर्टरी और लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब लेफ़्ट असेंडिंग आर्टरी कौन सी है, वो किसको सप्लाई करती है? लेफ़्ट असेंडिंग आर्टरी कौन सी है, वो हमारे पास एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम को, एंटीरियर एंटीरोलेटर पपिलरी मसल को और एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। और ये सबसे कॉमनली इंक्लूडेड होती है। फिर उसके बाद जो सी हमने दूसरी ब्रांच पढ़ी थी लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स, वो हमारे पास लेटरल सरफेस को जो सा है लेफ़्ट साइड के लेटरल सरफेस को सप्लाई करती है। उसके बाद हमारे पास पोस्ट डिसेंडिंग आर्टरी है, ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। और पोस्टीरियर प्यूपिलरी मसल को भी सप्लाई करती है और इन्फीरियर सरफेस को भी सप्लाई करती है। फिर उसके बाद हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी है। राइट कोरोनरी आर्टरी जो सी हमारे पास है ये राइट एट्रियम वेंट्रिकुलर को एसए नोड और एवी नोड को सप्लाई करती है। और ये एक अपनी ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं राइट एक्यूट मार्जिनल ब्रांच। ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल को जो है वो सप्लाई करती है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ़्ट असेंडिंग में, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स में, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स ने लेटरल साइड को, लेफ़्ट असेंडिंग ने 2/3 ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, एंटीरियर और लेटरल पेपिलरी मसल एपेक्स को सप्लाई किया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये हमारे पास पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, पोस्टीरियर प्यूपिलरी मसल को सप्लाई करती है और इन्फीरियर सरफेस को भी सप्लाई करती है। फिर उसके बाद राइट कोरोनरी आर्टरी ऐसे एवी नोड को सप्लाई करती है और ब्रांच देती है जो कि हमारे पास राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। अब एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो से हमारे पास पर्सन्स होते हैं, कुछ होते हैं राइट साइड डोमिनेंट। अगर तो पोस्टीरियर जो सी है डिसेंडिंग आर्टरी वो हमारे पास अराइज और राइट कोरोनरी आर्टरी से तो वो राइट डोमिनेंट, और अगर वो लेफ़्ट से हो, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स से, तो वो हमारे पास होते हैं लेफ़्ट डोमिनेंट। को डोमिनेंट होंगे अगर पीडीए जो सी है वो लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स से भी ड्राइव हो रही है और राइट कोरोनरी आर्टरी से भी ड्राइव हो रही है। तो हमारे पास कोरोनरी ब्लड फ्लो जो सा होता है ये डायस्टोल में हमारे पास कोरोनरी ब्लड फ्लो करता है। कोरोनरी साइनस है जिसमें हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है और वो वहाँ से जाता है वो राइट एट्रियम में। अगर राइट एट्रियम में हमारे पास प्रेशर ज़्यादा है तो कोरोनरी साइनस की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। सबसे कॉमन जो सी होती है हमारे पास एक लोडेड वेसल वो लेफ़्ट असेंडिंग,
फिर हमारे पास है जी राइट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और आखिर पे हमारे पास है और सबसे पहले लेफ़्ट असेंडिंग, उसके बाद राइट कोरोनरी आर्टरी, और सबसे आखिर पे लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स LRL। सबसे पहले लेफ़्ट असेंडिंग, उसके बाद और ये लेट से लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, फिर उसके बाद राइट कोरोनरी आर्टरी, और आखिर पे लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास आपको पता है 2 पिपुलरी मसल होते हैं, एंटीरियर लेटरल राइट लाइट लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच से या लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स से सप्लाई, दोनों से सप्लाई होता है। और उसके बाद जो सा हमारे पास होता है पोस्टीरियर मीडियल पिपुलरी मसल, वो या तो राइट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई होता है या लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई होता है, इसलिए इन्फाक्शंस इसमें ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इन्फीरियर इन्फाक्शन हो तो प्यूपलरी मसल जो से होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। पोस्टीरियर मीडियल प्यूपलरी मसल डैमेज हो जाता है, क्योंकि इन्फीरियर सरफेस को भी ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करी होती है, और एंटीरियर सरफेस को भी पोस्टीरियर सरफेस को और पोस्टीरियो मीडियल प्यूपलरी मसल दोनों को यही आर्टरी जो सी PDA होती है यही सप्लाई कर रही है। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो सी होती है दोनों को सप्लाई कर रही होती है। इसकी वजह से हमारे पास जब ये नहीं सही तरह प्यूपलरी मसल नहीं काम करेंगे तो माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी, जिसकी वजह से पेशेंट का हार्ट सही तरह से पंप नहीं करेगा, बैकफ्लो होगा ब्लड का, और पेशेंट एक्यूट हार्ट फेलियर में भी जाएगा। उसके बाद जी स्ट्रोक वॉल्यूम ये होता है कि हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम के कितना हमारे पास ब्लड जो है वो बाहर को आया जब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल ने वो ना पंप किया ब्लड को। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? कैप पे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे, आफ्टर लोड पे, प्री लोड पे। कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंग्जाइटी और एक्सरसाइज में ज़्यादा होती है। प्री लोड जो सा होता है ये अर्ली प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है, या हमारे पास वेंस की कॉन्स्ट्रिक्शन कर दें तो फिर ज़्यादा होता है। आफ्टर लोड जो सा जब आफ्टर लोड कम होता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है। आफ्टर लोड जो मतलब कैपिलरीज में रेजिस्टेंस या आर्टरीज में रेजिस्टेंस नहीं होगी तो ब्लड जल्दी फ्लो कर जाएगा, इसकी वजह से हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्री लोड के और आफ्टर लोड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब डायस्टली जब हुई तब उसमें ब्लड कितना था और सिस्टली जितनी जब हुई तो उसमें ब्लड कितना था, उसके डिफरेंस को हम सिस्टोलिक वॉल्यूम जो कहते हैं सिस्टोलिक